हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल्स बाय तानिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है कच्चा कलवा के बारे में। कच्चा कलवा क्या होता है? तो ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म में जब किसी छोटे बच्चे की 5-6 साल या फिर 10 साल से कम उम्र के बच्चे की डेथ हो जाती है तो उस बच्चे को जलाते नहीं है, उसको दफना देते हैं मिट्टी में। तो दफनाने के बाद अगर वहीं पे कोई तांत्रिक या फिर कोई काला जादू करने वाला आदमी वो छुप के ना वो ऐसी बॉडीज को ढूंढता है, छोटे बच्चों की बॉडीज, उसे ऐसी कोई बॉडी मिल जाए तो उस जगह को वो खोदता है और उस बच्चे को बाहर निकालता है, अपने घर लेके जाता है और उसको पूरा उस बच्चे को क्लीन करता है, उस पूरी बॉडी को क्लीन करता है, नहलाता है, पूरा साफ करके अपने सामने वो लिटा देता है। उसके बाद फिर अपने मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद उस बॉडी में ना जैसे थोड़े थोड़े मूवमेंट चालू हो जाते हैं ना तो वो कच्चा कलवा सिद्ध हो जाता है। और ऐसा भी मानते हैं कि उस बॉडी में उस बच्चे की आत्मा नहीं होती है, वो बस तंत्र की वजह से वो मूवमेंट करता है, तो ऐसा लगता है कि वो मतलब जिंदा हो गया है। और जैसे ही वो कच्चा कलवा सिद्ध हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि वो तांत्रिक जिसने वो कच्चा कलवा सिद्ध किया है वो उस बॉडी से कुछ भी करवा सकता है। इनफैक्ट जो कच्चा कलवा है वो अगर किसी से चिपक जाए मतलब कि किसी के पीछे पड़ जाए या फिर उसे कोई काम दिया जाए और जब तक वो पूरा ना हो वो हटता नहीं है। और ये भी मानते हैं कच्चा कलवा को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तांत्रिक होता है ना वो ही मतलब ये काम कर पाता है। तो आज की स्टोरी उसी के बारे में। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि 90s का टाइम था, 94-95 की बात है ये। एक 10-12 साल का लड़का था हरी। वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव भैरवपुर गया था जो कि उज्जैन के पास में एक छोटा सा गांव है। और उस पूरे गांव में मतलब ज्यादातर मारवाड़ी फैमिलीज ही रहते हैं। तो गर्मियों का टाइम था और उसका एक बहुत ही मतलब जिगरी दोस्त था, गगन नाम था उसका, वो भी उसी के एज का था और वो भी छुट्टियां मनाने अपने गांव में आया हुआ था। तो ये जो भी बच्चे थे और इनके दोस्त, ये लोग रोज दोपहर को निकलते थे खेलने के लिए, आम तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ते थे, मस्त वहाँ पे खेलते थे, कूदते थे, जो बच्चे करते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। तो उस गाँव में एक बहुत ही बड़ा सा बगीचा था और वहाँ के आम सबसे रसीले थे। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे हर किसी भी बच्चे को उस बगीचे में जाना मना था। और जब भी कोई बच्चा वहाँ पे जाने की कोशिश करता था तो उसको ये कह के भगा दिया जाता था कि यहाँ पे भूत आते हैं तो यहाँ के आम मत खाओ, यहाँ के आम बहुत जहरीले होते हैं। हरी और गगन ने सोचा कि इस बगीचे का जो मालिक है ये अपने आम हम सबसे बचाने के लिए ये सब झूठ बातें फैला रहा है। तो हरी और गगन ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, उस बगीचे में हम लोग कल जाते हैं मतलब, और वहाँ के सारे आम हम लोग तोड़ लेंगे और जितने भी हो सकते हैं पहले खुद खाएंगे और फिर थोड़े लेके आएंगे अपने दोस्तों के लिए। और ताकि इससे क्या होगा कि मतलब वो लोग शो ऑफ कर पाएंगे अपने दोस्तों के बीच में और उनकी एक अलग ही मतलब फ्लेक्स करने के लिए उनको ये करना था। तो गगन ने बोला ठीक है वहाँ पे चलते हैं। तो फिर हरी ने बोला ठीक है अगले दिन मिलते हैं दोपहर 2:30-3 बजे के आसपास, तू मेरे घर पे आ जाना, हम लोग चलेंगे। गगन ने बोला ओके। कट टू नेक्स्ट डे, हरी को जाना होता है आम लेने के लिए। तो वो मतलब नहा वा के खाना वाना खा के अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मुझे एक झोला दे दो, मैं आम तोड़ने जा रहा हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा घर में ही इतने आम पड़े हैं, पहले उसको तो खत्म करो, कितने आम खाओगे तुम लोग, और वैसे भी धूप में मत जाओ, लू लग जाएगी तुम लोगों को। तो हरी बोलता है कि मम्मी हम कोई ऐसे वैसे आम तोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम लोग चांद हवेली के आम तोड़ने जा रहे हैं। तो ये सुन के उसकी मम्मी एकदम शॉक हो जाती है और बहुत ही गुस्से में उसको डांटती है कि क्या तुम लोगों को मना किया ना, उस एरिया में नहीं जाना है, वहाँ पे भूत आते हैं, बच्चों को उठा के लेके चले जाते हैं। तो हरी बोलता है कि मम्मी मैं 12 साल का हो गया हूँ, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे और आप लोग के लिए भी आम लेकर आएंगे। अब यहाँ पे जो हरी के पापा थे वो हरी की माँ और हरी के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो सुन रहे थे। तो उन्होंने हरी को अपने पास बुलाया, बैठाया और पूछा कि बेटा अगर बड़े इतना मना कर रहे हैं वहाँ पे जाने से तो कोई तो रीजन होगा ना, तुम वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो हरी ने पूछा कि पापा लेकिन क्या रीजन है, कोई बताता तो है नहीं, सिर्फ यही बोलते कि भूत है, क्या रीजन क्या है वहाँ पे। तो हरी के पिताजी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बताया कि आज से 17-18 साल पहले, मतलब 1995 से 17-18 साल पहले कुछ चांद हवेली में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था, जोधराज अग्रवाल। मतलब वो पहले बहुत ही गरीब था और काफी अपनी मेहनत करके उसने अपना छोटा बिजनेस, उसके चीनी का उसका बिजनेस था, वो छोटा छोटा मतलब जो मिश्री होती है वो पहले उसको बेचता था ठेले पे। और फिर ऐसे करते करते मतलब उसने बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया था। अपने बचपन से ही वो एक लड़की को पसंद करता था, किसी दूसरे मारवाड़ी फैमिली की थी लेकिन वो गरीब घर से थी। तो जब उसने थोड़ा अपना व्यापार जब थोड़ा बड़ा कर लिया था, चीनी का व्यापार, तो उसने जोधराज अग्रवाल ने उस लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद दहेज में जोधराज की पत्नी के साथ साथ उसका भाई भी आया जिसका नाम था देव कुमार। देव कुमार उस टाइम पे कुछ 18-19 साल का होगा, मतलब जोधराज से 2-3 साल छोटा, दैट्स इट। 15-20 साल जोधराज अग्रवाल के साथ उसके बिजनेस में काफी काम किया और बहुत ही मतलब
उसका एक सपोर्ट सिस्टम था, उसका बहुत ही अच्छा पार्टनर था, दोस्त था और साला था। तो दोनों ने मिलके उस चीनी के व्यापार को और बढ़ाया। लेकिन जो देव कुमार था उसके अंदर लालच भी काफी था कि मैं कैसे इस पूरे बिजनेस को खुद के नाम पे कर लूं। उसके अंदर ये था, कुछ ये टुकड़ों पे नहीं पलना है मुझे, जोधराज अग्रवाल के उसके दिमाग में था कि पूरा का पूरा बिजनेस में हथिया लूं। तो उसने काफी बिजनेस में घपलेबाजी चालू कर दी थी, पैसे की हेराफेरी करना और जो सेल्स होते थे चीनी के उसमें कुछ ऊपर नीचे कर देना, पैसे कुछ एक्स्ट्रा अपने पास रख लेना, हिसाब किताब में गड़बड़ी एंड ऑल, ये सब करता था। तो ये बात जोधराज की बीवी को पता चल गई थी। तो उसने अपने भाई की कंप्लेन अपने हस्बैंड से की और बताया कि देखिए मेरा भाई ये सब कर रहा है, तो जो कि बहुत गलत है, तो आप प्लीज उसको समझाइए, उसको डांटना मत, लेकिन बस उसको समझाना कि वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, तो शायद वो सही ट्रैक पे आ जाए। अब जोधराज को ये बात पता चली, उसने कुछ बोला नहीं अपनी बीवी से। अगले दिन उसने अपने पूरे कंपनी के सामने देव कुमार को खड़ा किया और जी भर के इतना बेइज्जत किया, मतलब बहुत उसको खरी खोटी सुनाई। उसको ये तक बोला कि तुम मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो, तुम मेरे घर में रह रहे हो, तुम्हें इतनी अच्छी लाइफ दी, ये दिया वो दिया, और तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो। काफी बहुत गंदा इंसल्ट किया था, बहुत एम्बैरेसिंग था वो देव कुमार के लिए। और ये चीज देव कुमार को मतलब गिल्ट नहीं था कि उसने गलत किया है, बट उसको इनफैक्ट उसको ये था कि इतना ये बेइज्जत कैसे कर सकता है मुझे, मैं इसके साथ इसके व्यापार में इतना मैंने मेहनत किया है, ये आज जहाँ पे इतने जो पैसे कमा रहा है, इतनी प्रॉपर्टीज बना रहा है, ये सिर्फ इसके अकेले की वजह से नहीं है, मैंने भी इसमें बहुत मेहनत की है, उतनी मेहनत की है, तो मैं इसका नौकर बन के कैसे रह सकता हूँ, ऊपर से इतनी बेइज्जती, ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। तो वो सीधा अपनी बहन के पास गया और उसने बोला कि दीदी ये सब मतलब जीजा जी ने ऐसा ऐसा कर दिया है, मेरी बेइज्जती कर दी, ये कर दिया वो कर दिया और बहुत गलत किया। तो दीदी ने बोला कि मैंने ही बताया था उन्हें, मुझे जब पता चला, मतलब घर के नौकरों से पता चला कि घपलेबाजी वगैरह चालू कर दी है, तुम कंपनी से चोरी करने लगे हो, तो मैंने ही बताया था तुम्हारे जीजा जी को। तो ये बात सुन के देव कुमार को मतलब ऐसा लगा कि उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है, क्योंकि उसकी अपनी बहन ने उसकी कंप्लेन की थी। उसने अपनी बहन को पूछा कि तुमने एक बार मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा, तुमने सीधा जो भी बाहर के किसी इंसान ने बोला तुमने उसकी बात मान ली। तो उसकी दीदी ने फिर कुछ बोला नहीं और उसने बोला कि देखो मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर छोड़ के चले जाना चाहिए। उसकी दीदी ने ही बोला ये। अब यहाँ पे देव कुमार को ना एक बहुत ही सेंस ऑफ बिट्रेयल फील हुआ कि ये मेरे साथ इन दोनों ने मिलके बहुत गलत किया है। और ये जाते जाते ना मतलब उसने अपने अंदर सोचा कि अब मैं इस पूरे जोधराज अग्रवाल के परिवार को बर्बाद कर दूंगा, इनके पूरे वंश को खत्म करूंगा, इनका मतलब रोड पे ले आऊंगा, इनके चित्थड़े उड़ा दूंगा। देव कुमार को मतलब ऐसा वो रिवेंज वाली फीलिंग आ रही थी उसके अंदर। उस इंसिडेंट के बाद से देव कुमार ने वो हवेली छोड़ दी हमेशा हमेशा के लिए, और उसने फिर मतलब ऐसा प्रॉमिस किया कि वो कभी वापस लौट के इस हवेली में नहीं आएगा, तभी आएगा जब वो हवेली उसके नाम पे हो जाएगी। और फिर ऐसा करते करते मतलब 3-4 साल बीत गए। जोधराज और जोधराज की बीवी ने देव कुमार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मतलब अपने लोग भेजे। जो देव कुमार की दीदी थी जोधराज की बीवी, उसने अपने गांव में बहुत सारे लेटर्स भेजे और खुद भी वो लोग अपने गांव में गए देव कुमार को ढूंढने के लिए। और क्योंकि यहाँ पे मतलब जोधराज को अब गिल्ट फील होने लग गया था और उसकी बहन को भी कि नहीं हमें ऐसा नहीं ट्रीट करना चाहिए था उसको, और हमने अपने ही वफादार को ऐसा ऐसा किया, घपला ही तो किया था, मतलब वापस बात करके सॉल्व हो जाता। तो उन लोगों ने बहुत ट्राई किया कि देव कुमार को मतलब वापस अपने हवेली में लेके जाए, लेकिन देव कुमार ने मतलब मना कर दिया इस चीज से कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और बहुत मिन्नतों के बाद भी उसने बोला कि नहीं मुझे अब नहीं आना है और मैं जहाँ हूँ अपने गाँव में मैं खुश हूँ। कट्टू 3-4 साल बाद जोधराज का एक 3-3.5 साल का बच्चा था, उसका नाम उन्होंने सपोज चिंटू रखा है। अभी चिंटू यहाँ पे मतलब घर के अंदर ही खेलता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा था, और साथ ही साथ उस चिंटू के लिए एक दाई माँ रखी गई थी, एक नानी टाइप की। वो काफी 60-65 साल की एक बूढ़ी मौसी थी जो उनके लिए रखी गई थी बच्चे के लिए। एक शाम की बात है, जो मौसी थी वो खाना वाना खा के बगीचे की सैर कर रही थी। चांद हवेली का जो बगीचा है, आम का बगीचा, उस बगीचे की सैर कर रही थी। वो रोज शाम को वहाँ पे घूमती थी। तो उन्होंने देखा कि जो सबसे मोटा पेड़ है, जो सबसे बड़ा आम का पेड़ है उनके बगीचे में, वहाँ पे किसी छोटे बच्चे के ना पैर के निशान है। और पैर के निशान कैसे हैं? जमीन पे हैं और फिर ऐसे पेड़ के तने पे हैं, ऐसे मतलब वो ऐसे 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 चढ़ा हुआ है। अगर ऐसे चढ़ा है तो हाथ के भी होने चाहिए, हाथ के कोई निशान नहीं थे। उन्होंने उस निशान को देखा और एकदम फ्रेश निशान, जैसे अभी कोई बच्चा चल के गया हो। उन्होंने देखा पेड़ को और चिंटू को आवाज दी कि बच्चा तो नहीं चढ़ेगा, गिर विर जाएगा। तो चिंटू चिंटू करने लगी, कोई आवाज नहीं आई। बस वहां से एक आम टूट के नीचे गिर गया। आम देख के ना वो मौसी डर गई, अचानक से गिरा था। तो वो अपनी हवेली में भाग गई और उन्होंने जोधराज की बीवी को बताया कि अरे बेटा वो चिंटू बाहर खेल रहा था क्या अभी थोड़ी देर पहले? तो उसकी चिंटू की मम्मी ने बोला कि नहीं, वो तो अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे खेल रहा है अपने खिलौनों के साथ। तो मौसी ने चिंटू को देखा और फिर उसकी मम्मी को देखने लग गई। और उसकी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ मौसी, इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही हो? तो मौसी ने बोला नहीं कुछ नहीं,
फिर बहुत बार पूछने के बाद मौसी ने बोला कि बेटा बगीचे में वो जो सबसे बड़ा मोटा आम का पेड़ है ना, वहाँ पे जब मैं सैर कर रही थी तो वहाँ पे मैंने एक बच्चे के पैर के निशान देखे। वो बच्चे के पैर के निशान ना सीधा ऐसे तने पे चढ़ते हुए थे। लेकिन फिर मैंने जब चिंटू की आवाज लगाई तो वहाँ पे पेड़ में से कोई आवाज नहीं आई, बस एक आम टूट के गिर गया। चिंटू की मम्मी ने बोला कि अरे आप शायद कुछ इमेजिन कर रही हैं, क्योंकि आप सारा दिन चिंटू को संभालती हैं तो आपको लग रहा होगा। उसकी मौसी ने बोला हाँ हो सकता है, तुम सही कह रही हो, वैसे भी मैं आंखें मतलब आप थोड़ी कमजोर हो गई हैं। तो इतना ही कॉन्वर्सेशन होने के बाद वो लोग अपने नॉर्मल कामों में लग गए। कट्टू एक हफ्ते बाद देव कुमार चांद हवेली में वापस आया और आते ही उसने चिंटू के बारे में पूछा। देव कुमार की जो बहन थी चिंटू की मम्मी, वो देख के बहुत खुश हो गई कि अरे तुम आ गए। काफी खुश थी वो अपने भाई को देख के। जोधराज भी आया और उसने भी देव कुमार से मतलब बात किया, उसका काफी आदर किया, उसको बैठाया। लेकिन देव कुमार बार बार चिंटू के बारे में पूछ रहा था। तो फिर चिंटू को बुलाया और देव कुमार ने उसको अपनी गोदी में बैठाया, उसके साथ थोड़ी देर खेला, थोड़ी बात की इन लोगों से और फिर बोला कि ठीक है मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे उसकी दीदी ने बोला कि अब तुम रहोगे नहीं हमारे साथ। तो देव कुमार ने बोला कि नहीं दीदी, मैं अपने घर में खुश हूँ। तो जोधराज ने बोला ठीक है आते रहना। तो इतना कॉन्वो होने के बाद अब देव कुमार अपने घर जा रहा था। तो जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचा और चप्पल पहनने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब में से कुछ काला सा गिरा। तो वो एक काला धागा था जिसमें आम के पत्ते की शेप में एक लॉकेट बंधा हुआ था और उसपे कुछ मंत्र जैसा लिखा हुआ था। और उसके साथ साथ ना ऐसे 2-3 छोटे छोटे बाल के टुकड़े भी गिरे। तो उसने देखा और जल्दी से उठा के उसे अपनी जेब में डाल लिया और फिर ऊपर देखने लगा कि किसी ने उसको देखा तो नहीं। तो उसे किसी ने नहीं देखा था। फिर अपने घर चला गया। तो ये जो लॉकेट था ये देव कुमार को एक तांत्रिक ने दिया था कच्चा कलवा सिद्ध करने के। और उसने ये कहा था तुम्हें जिसके ऊपर भी कच्चा कलवा छोड़ना है उसकी बॉडी से या तो कोई बाल या फिर खून का कुछ या फिर कपड़े का कोई टुकड़ा तुम्हें लेकर आना होगा। इसीलिए देव कुमार चिंटू से मिलने गया था। उस इंसिडेंट के 1-2 हफ्ते बाद चिंटू जो था वो रोज रात को ना डर के और रोते हुए उठता था। और काफी दिन तक रहा कि जब भी सोते टाइम ना वो मतलब 1-2 बजे के करीब वो रोज उठ जाता था और बहुत रोता था डर के। लेकिन वो इतना छोटा था कि वो बता नहीं पा रहा था अच्छे से कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मौसी वापस से बगीचे में घूम रही थी। तो उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा चिंटू के हाइट का ही था, वो बगीचे में घूम रहा है। मौसी सिर्फ उसको देख रही है क्योंकि चिंटू वहाँ पे खुद मौसी के साथ घूम रहा था। तो उस बच्चे को देख रही है और उसी टाइम चिंटू ने अपनी मौसी का हाथ छुड़ा के उस बच्चे के पीछे भागने लग गया क्योंकि उसने देखा कि कोई खेलने वाला दूसरा बच्चा उसको मिल गया है। तो उसके पीछे पीछे भागे जा रहा है। अब मौसी की ना वहाँ पे एक सेकंड के लिए फट गई। उसने देखा कि वो जो छोटा बच्चा है वो पेड़ पे वैसे ही स्ट्रेट पेड़ के तने पे चढ़ रहा है, बिना कोई डाली को पकड़े स्ट्रेट चढ़ रहा है स्ट्रेट। उसकी मौसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। देख रही भाई ये कैसे चढ़ रहा है। उसने फिर चिंटू को जोर से आवाज दी, चिंटू बेटा इधर आओ। और चिंटू सुन ही नहीं रहा, वो देख रहा है वहाँ पे उछल रहा है कूद रहा है। उसने भी चढ़ने की कोशिश की लेकिन वो गिर जा रहा था। तो मौसी वहाँ खुद भाग के गई और चिंटू को वहाँ पे उन्होंने गोद में उठा लिया और वो ऊपर पेड़ की तरफ देखने लग गई। उस बच्चे को देख रही थी कि वो बच्चा कहाँ है। तो उन्होंने देखा कि वो जो बच्चा है सबसे ऊपर वाली डाली पे जाके बैठा हुआ है और वो नीचे बहुत ही डरावने तरीके से ना मौसी को घूर के देख रहा था। वहाँ पे मौसी को ऐसा फील हुआ कि ये कोई नॉर्मल बच्चा तो नहीं लग रहा है और बहुत डरावना सा, मतलब डर गई वो मौसी वहाँ पे। तो वो डर के मारे हवेली के अंदर चली गई और चिंटू की मम्मी के पास वो भाग के गई और उन्होंने मतलब पूरा इंसिडेंट चिंटू की मम्मी को बताने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पे मौसी की आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो जब उस बच्चे के बारे में बोलने की कोशिश करती हर बार वो उनकी आवाज अपने आप ऐसे रुक जाती। और चिंटू की मम्मी ने बोला कि क्या हुआ मौसी क्या हुआ। तो ये बोली अरे वो बच्चे के बारे में बोल ही नहीं पा रही थी मौसी। और फिर ये मतलब उन्होंने देखा चिंटू की मम्मी ने कि मौसी की हालत बहुत खराब हो रही है। तो पानी वानी पिलाया और उन्होंने बोला कि जाओ मौसी अब जाके अपने रूम में आराम करो। कुछ दिनों बाद जोधराज के कोई दूर का रिश्तेदार का किसी का बच्चा जिसका नाम था गोपाल वो उस हवेली में आता है कुछ दिनों के लिए। चिंटू के उम्र का ही था वो। तो वो लोग खेलने लगे। उसी शाम को फिर मौसी बाहर निकली चिंटू का ध्यान देने के लिए क्योंकि उनका काम था चिंटू का ध्यान देना। और अब तो गोपाल भी एक बच्चा था तो वो चिंटू और गोपाल दोनों को ही देख रही थी। जैसे ही वो सूरज थोड़ा ढलने लग गया उन्होंने देखा फिर से वो बच्चा उस बगीचे के चक्कर काट रहा है। इस बार वो बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने चिंटू को अपने पास बुला लिया। लेकिन जो गोपाल था वो उस बच्चे के पीछे घूमने लग गया। तो वो जो भूत वाला जो बच्चा था वो रुक गया। तो गोपाल भी उसके पास जाके रुक गया और चिंटू मतलब जाने की कोशिश कर रहा था मौसी के ग्रिप से कि मुझे छोड़ो मुझे भी खेलना है। तो मौसी ने चिंटू को जाने नहीं दिया। तो वो क्या देखती है कि जो वो बच्चा था भूत वाला वो मौसी को देख रहा है और उसने अपने सर से इतना बाल लेके उखाड़ लिया। और उसने जैसे ही ये किया गोपाल ने अपना सर पकड़ लिया था और ये
मौसी खुद अपनी आंखों से देख रही थी। और फिर उस भूत वाले बच्चे ने फिर दूसरी जगह से अपने बाल उखाड़े और फिर गोपाल ने अपने सर पे दूसरी जगह पकड़ लिया और जोर जोर से मतलब चीखने लग गया, रोने लग गया कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। मौसी इतनी ज्यादा शॉक थी ये देख के कि मतलब वो ना पूरी फ्रीज हो गई थी और ना कुछ बोल पा रही है, ना कुछ हिल पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। तो बस उनकी जो ग्रिप थी ना चिंटू के अराउंड, उन्होंने मतलब और टाइट कर ली कि बस मैं अपने चिंटू को बचा लूं। और वो जो कच्चा कलवा था वो मौसी को देख रहा था और बहुत ही भयानक तरीके से देख रहा था और कोई एक्सप्रेशन नहीं था उसकी तरफ, बस वो डरावनी आंखें थी लाल लाल सी। और वो जो वहाँ बाजू में जो गोपाल था वो बहुत जोर से बस चीख रहा था और रो रहा था। और वो जैसे ही वो किचन में गई चिंटू की मम्मी के पास में, तो उन्होंने क्या देखा कि गोपाल वहीं पे बैठ के दूध पी रहा है। गोपाल को देख रही है, अरे गोपाल। तो चिंटू की मम्मी ने बोला कि क्या हुआ। गोपाल की मम्मी भी आ गई, उन्होंने बोला अरे मौसी क्या हुआ। बोला गोपाल तो फिर उसकी मम्मी ने बोला कि गोपाल तो यहाँ पे दूध पी रहा है, अभी तो खेलने तो वो अब जाएगा। मौसी ने ये देखा और वो ये सब देखने के बाद ना मतलब उनका ऐसे सर घुमा और वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उन्होंने चिंटू की मम्मी को बोला कि बेटा मुझे लगता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे और मैं कुछ दिन के लिए अपने गाँव वापस जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद सही नहीं हूँ तो फिर मैं चिंटू का ध्यान भी नहीं दे पाऊंगी। तो चिंटू की मम्मी ने बोला ठीक है मौसी आप जाओ, वैसे भी अभी यहाँ पे गोपाल वगैरह सब लोग हैं तो हम लोग चिंटू का ध्यान दे लेंगे। अब जैसे ही वो मौसी वो हवेली छोड़ के चली जाती है, अगले दिन वो जो गोपाल है जब वो बगीचे में बाहर खेल रहा होता है, अचानक से वो चिंटू की चिल्लाने की आवाज आती है। तो चिंटू बहुत मतलब चिंटू हवेली में जाता है और मम्मी को बोलता है मम्मी 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 गोपाल गोपाल गोपाल। तो मतलब उसकी रोने की आवाज सुन के ना सब लोग जाके बाहर देखते हैं कि वो जो मोटा आम का पेड़ था उधर ही गोपाल की डेड बॉडी पड़ी हुई है, बहुत बुरी हालत में। उसके सर के दोनों साइड पे बाल नहीं थे और उस एरिया में जितने देर मतलब वो लोग खड़े थे ना, उतनी देर उन लोगों को ना एक सीटी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई सीटी बजा रहा है। ऐसे वो लोग देख रहे हैं सीटी की आवाज कहाँ से आ रही है। और गोपाल की मम्मी तो बेहोश हो गई थी वहाँ पे और चिंटू की मम्मी डर गई थी क्योंकि उनका भी अपना बेटा था और अपने बेटे के लिए अब वो बहुत ज्यादा डर रही थी। और वहाँ जो जोधराज अग्रवाल था उसने मतलब उसका ध्यान सिर्फ सीटी पर ही था कि ये सीटी की आवाज कहाँ से आ रही है। तो उसने हर जगह मतलब ना देखने की कोशिश की, कहीं से मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि वो आवाज कहाँ से आ रही, क्योंकि वहाँ पे कोई और प्रेजेंट नहीं था। वहाँ पे सिर्फ वो लोग थे और उनका स्टाफ था और सब लोग शॉक थे, लेकिन स्टिल वो सीटी की आवाज आ रही थी। ऐसे 1-1.5 महीना उस घर में मातम का माहौल रहा और गोपाल की मम्मी इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि उन्होंने मतलब अपने बेटे के गम में आत्महत्या कर ली। अगेन एक और डेथ हुई, तो ये दूसरी डेथ हो गई उसी हवेली में 1 महीने के अंदर अंदर। तो जोधराज अग्रवाल मतलब वो भी काफी दुखी हो गया था और वो सोच रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक डेथ। चिंटू की मम्मी ने बोला कि आप एक पंडित जी को बुलाइए क्योंकि ये सही नहीं हो रहा। चिंटू की मम्मी ने फिर अपनी उस मौसी को वापस बुलाया, तो मौसी वापस 1 महीने बाद हवेली में आई। उन्होंने बैठा के पूछा कि अब आप मुझे बताइए कि आपने क्या देखा था। तो वो सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स वो मौसी चिंटू की मम्मी को बता दिए कि एक बच्चा था वो घूम रहा था और उसके पाँव के निशान थे। उस दिन मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की तो मेरी आवाज़ अपने आप बंद हो जा रही थी। और वो उस दिन गोपाल वो अपने सर से बाल नोच रहा था तो गोपाल चिल्ला रहा था, लेकिन फिर मैंने अंदर आके देखा तो गोपाल दूध पी रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब चिंटू की मम्मी को मतलब काफ़ी डरा रही थी। तो चिंटू की मम्मी ने बोला जोधराज को कि आप एक काम करिए, आप एक पंडित जी को बुलाइए और हम ये घर मतलब पूरा पूजा पाठ करवाते हैं और पूरा मतलब जो भी अगर नेगेटिव कुछ है तो उसको वो पंडित जी से बोल के हटवाएंगे। तो जोधराज मान जाता है। अगले ही दिन चांद हवेली में पंडित जी आते हैं, वो पूरी हवेली देखते हैं। तो वो बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा क्योंकि इस घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, कि यहाँ पे किसी ने कच्चा कलवा सिद्ध करके रखा हुआ है। तो जोधराज बोलता है कच्चा कलवा वो क्या होता है। तो फिर पंडित जी ने बताया क्या होता है कि किसी ने मतलब छोड़ा है तुमसे, कोई शायद बदला ले रहा है। तो यहाँ चिंटू की मम्मी को डाउट होता है अपने भाई पर। वो थोड़ा थोड़ा समझ गई थी कि अच्छा इसीलिए मतलब वो कभी हमारे हवेली में नहीं आता है और अचानक से ही उसने हम सबसे रिश्ता तोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा ना मतलब उसकी बहन चिंटू की मम्मी को ना दिमाग में आ गया था, उसको डाउट हो गया था थोड़ा। अभी जो पंडित था इसने बोला कि ठीक है आप लोग सामग्री वगैरह ले आओ, पूजा का पूरा इंतजाम कर दो, हम लोग कल बहुत बड़ा हवन करेंगे इस हवेली में। अगले दिन पंडित जी पूजा के लिए आते ही नहीं है। जोधराज अपने लोग भिजवाता है कि अरे पता करो कहाँ गए पंडित जी। कि वहाँ आदमी भेज के पता चलता है कि वो पंडित जी कोई और नहीं, ये वही तांत्रिक था जिसने देव कुमार की हेल्प की थी कच्चा कलवा सिद्ध करने के लिए। अब वो जैसे वो हवेली में जाके उसने सबकी हालत देखी थी तो उसे मतलब ये समझ में आया कि ये बहुत ही अच्छे लोग हैं और उसने कच्चा कलवा गलत लोगों के पीछे छोड़ा है। तो वो ये ना मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाया था और उसने इसी चलते अपनी खुद की जान ले ली उस पंडित जी ने। लेकिन ये चीज जोधराज को नहीं पता थी ऐसा कोई तांत्रिक है या फिर ऐसा कुछ है, बट ये पंडित वही तांत्रिक था। अब जोधराज यहाँ पे डरने लग गया था कि ऐसा क्या हो रहा है कि इस हवेली से रिलेटेड जो भी कुछ हो रहा है वो हमेशा जान दे रहा है। तीसरी डेथ थी इस घर में, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने फिर एक और पंडित जी को बुलाया और वो पंडित जी मतलब काफी बड़े और सिद्ध पंडित जी थे। तो वो आए और उन्होंने बोला कि हम लोग इसी वक्त हवन करेंगे और बहुत बड़ा हवन होगा
क्योंकि तुम्हारे घर में मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई कच्चा कलवा है, और जब तक मतलब तुम्हारे घर का वंश खत्म ना कर दे वो कच्चा कलवा जाएगा नहीं। अब ये सुन के चिंटू की मम्मी बहुत डर गई थी। तो फिर पूरे पूजा का इंतजाम हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत बड़ा हवन हुआ। अब यहाँ पंडित जी ने बोला कि अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस कच्चा कलवा को बांध लिया है और मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तो आप लोग अब एकदम रिलैक्स रहिए। तो ये लोग पंडित जी की बात मान जाते हैं और फिर 1-2 हफ्ते के अंदर वो जो पूरा हवेली है वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। चिंटू अपना आराम से खेल रहा होता है, मौसी उसे रोज की तरह सैर पर लेके जाती है बगीचे में। बट तीसरे हफ्ते में क्या होता है कि मौसी फिर से उस बच्चे को उस बगीचे में भागते हुए देखती है, और वो इस बार चिंटू की मम्मी को ही बाहर बुलाती है कि बेटा आओ और देखो ये वही कच्चा कलवा है। तो आके देखती है तो उसे वो बच्चा नहीं दिखता है, और फिर से उसी पेड़ से एक आम गिरता है। तो मौसी बोलती है चलो मेरे साथ और देखो वहीं पे ऊपर बैठा होगा। तो चिंटू की मम्मी और वो मौसी और चिंटू तीनों जाके उस ऊपर देखते हैं। वो वहीं बैठ के उन तीनों को घूर रहा था, और ये पहली बार चिंटू की मम्मी ने कच्चे कलवे को देखा था, और वो इतना ज्यादा डरावना था कि चीखें निकाल दी थी चिंटू की मम्मी ने, और वो चिल्ला के जोधराज को बुलाने लगी। जोधराज भाग के बगीचे में आया। उसने बोला क्या हुआ? उसने बोला वही कच्चा कलवा ऊपर बैठा हुआ है, ये वही है, इसने गोपाल को मारा है और ये हमारे बच्चे को भी हार्म कर सकता है। तो जोधराज ने बोला ठीक है। जोधराज ने ऊपर नहीं देखा, उसने बस अपनी बीवी की बात मानी, और उसने फिर बोला कि मैं ये पेड़ ही कटवा दूंगा, ना ये पेड़ रहेगा ना वो कच्चा कलवा आएगा। तो वो फिर आदमी बुलाता है, और अगले दिन वो आदमी आता है, वो बताता है कि ये पूरा पेड़ है, इतना मोटा है, तो ये इसे तुम्हें काटना है। तो आदमी बोलता है ठीक है, वो काटना चालू करता है, और ये लोग फिर अंदर चले जाते हैं। और काफी टाइम हो गया था कि वो अभी तक वो काट ही रहा था, वो एक ही पेड़ काटना था। तो जोधराज ने जाके सोचा चेक करता हूँ। तो वो क्या देखता है कि जिस वुड कटर से वो आदमी पेड़ काट रहा था ना, वो वुड कटर उसके पैर पे घुटने के नीचे ऐसे लगा हुआ था, और वो आदमी मरा पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे जोधराज को समझ में आ गया था कि ये मैटर बहुत सीरियस हो गया है। तो उसने घर पे किसी को भी बिना बताए, मतलब एक तो पहले पूरा लाश वगैरह वो बगीचा पूरा क्लीन कराया, और अपने घर में किसी को नहीं बताया क्योंकि वो लोग और डर जाते हैं। तो वो चुपचाप उस पंडित जी के पास गया जिसने उस घर में हवन किया था और जिसने कच्चा कलवा को बांध लिया था। वो पंडित जी के पास गया और उसने बताया कि ये सब क्या हो रहा है, आपने तो बोला था और इतने पैसे वैसे सब लिए, हमने सब कुछ किया जो भी आपने बोला, फिर ये कैसे हो रहा है? तो फिर पंडित जी ने बोला कि कच्चा कलवा को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। वो अगर एक बार किसी चीज से चिपक जाता है ना, तो वो जब तक अपना काम पूरा नहीं करता वो वहां से हटता नहीं है। तो जोधराज ने बोला कि इसको कंट्रोल करने का कोई तो तरीका होगा, और ये हमारे ही पीछे क्यों है? तो वो जो पंडित था वो उसने बताया कि आपके ही किसी रिश्तेदार ने वो कच्चा कलवा छोड़ा है, और इस कच्चा कलवा को कंट्रोल करने का और उसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि आपकी फैमिली में किसी एक आदमी को, मर्द को, जो वंश आगे बढ़ा सकता है, उसको बलि देनी होगी। तो जोधराज समझ गया कि इट्स हाई टाइम कि या तो वो रहे नहीं तो उसका बेटा रहे। तो उसने बोला ठीक है, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। तो पंडित जी ने बोला कि देखिए आप इमोशनल होके सब मत बोलिए, हम लोग कुछ पूजा पाठ करते हैं इसका। तो जोधराज ने बोला नहीं, मुझे इस चीज को जड़ से खत्म करना है, और मैं और डेथ्स नहीं देख सकता हूँ मेरे घर पे। मेरा पूरा परिवार, मतलब पूरी शांति खत्म हो गई मेरे घर की, हम लोग डर डर के रहते हैं, ये भूत वूत के चक्करों में हमें नहीं पड़ना है, आप जो भी बोलिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है, बताते हैं पूरा पूजा वगैरह और बलि वगैरह देने का। जोधराज बोलते हैं ठीक है, कब करना है? तो फिर पंडित जी एक डेट बताते हैं, किसी तो अपकमिंग जो उनका कोई तो पूर्णिमा थी, उस दिन उनको बलि देनी थी कच्चा कलवा को कंट्रोल करने के लिए। तो जोधराज फिर अपने घर पे जाता है और चिंटू की मम्मी से मतलब बात करता है और बोलता है कि देखो, या तो तुम मुझे बचा सकती हो या तो तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। अब मेरी तो मतलब अब आधी उम्र निकल गई है, हमारे वंश को हमारा बेटा ही आगे बढ़ाएगा, तो इट्स बेटर कि मैं अपनी बलि दूं। तो चिंटू की मम्मी मतलब बहुत रोने लग गई और बहुत तड़पने लग गई और बोली कि ये नहीं, आप कोई और तो तरीका होगा, आप बोलो तो मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मैं अपने पति, अपने बच्चों में से किसी एक को नहीं चुन सकती हूँ। तो जोधराज ने बोला बात समझो, मुझे ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो उस वक्त चिंटू की मम्मी एकदम शांत हो गई, मतलब कुछ रिएक्ट नहीं किया, और उसने फिर ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि मतलब होनी को अब कौन टाल सकता है। तो उसने बस ये बोला कि बस ये पूजा होने से पहले मैं एक बार अपने गाँव जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी चलो मेरे साथ। तो जोधराज बोलता है ठीक है। तो जोधराज और उसकी बीवी जोधराज की बीवी के गांव जाते हैं, मतलब देवराज के गांव जाते हैं। तो जो जोधराज की बीवी थी, मतलब चिंटू की माँ, वो वहाँ के बहुत पुराने पंडित जी से मतलब मिलती है और उनको पूरी स्टोरी बताती है, ये हुआ है और पंडित जी ने ऐसा बोला है कि या तो इनको बलि देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मेरे बेटे की बलि तो मैं तो मतलब अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये नहीं होने दूंगी। तो पंडित जी ने बताया कि कच्चा कलवा जो सिद्ध करवाता है, अगर उसको मार दिया जाए तो कच्चा कलवा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो इससे तुम अपने बेटे और पति दोनों की जान बचा सकती हो। जोधराज की बीवी बोलती है लेकिन वो पता कैसे चलेगा कि कच्चा कलवा किसने सिद्ध किया है? तो पंडित जी ने बोला कि रुको, एक काम करो, जो तुम्हारी हवेली की घर की मिट्टी मेरे पास लेकर आओ। वो मतलब मिट्टी मंगवाती है किससे, तो वो हवेली के घर की मिट्टी वो लोग लेकर आते हैं और वो पंडित जी फिर वो अपने हाथ में लेते हैं और कुछ तो मंत्र मंत्र पढ़ते हैं। तो वो फिर जोधराज की बीवी को बताते हैं कि ये तुम्हारे अपने भाई ने छोड़ा है,
जो कच्चा कलवा है, और ये पिछले 2 साल से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था। यहाँ पे जोधराज को समझ में आ गया था कि देव कुमार ने ये सब जो भी किया है वो अपना बदला लेने के लिए किया है, और इतने सालों से वो हमारे घर नहीं आ रहा था, वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो ये सब प्लान कर रहा था। इनफैक्ट जो जोधराज की बीवी थी उसको भी ये सब समझ में आने लग गया था कि मतलब देव कुमार ने ये सब क्यों किया। तो इन लोगों ने सोचा कि ये लोग मिलके जाके देव कुमार को कन्फ्रंट करेंगे। ये लोग देव कुमार के घर पहुंचे और इनको पता चला कि देव कुमार अपने घर से 2 दिन पहले ही भाग चुका है। कैसे भागा? तो जोधराज अपनी हवेली के जिस पंडित जी के पास गया था और जिसने कहा था कि जोधराज को अपनी बलि देनी पड़ेगी कच्चा कलवा को मतलब कंट्रोल करने के लिए, तो ये वो वाला जो पंडित था वो देव कुमार से मिला हुआ था। इसलिए उसने जोधराज को एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं बताया, और उसने सिर्फ ये बोला कि तुम्हारी ही फैमिली में से किसी को बलि देनी पड़ेगी। नहीं तो पंडित जी चाहते तो वो जोधराज को बता देते कि अगर देव कुमार की बलि दी जाए तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे पंडित जी भी उससे मिला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जोधराज और उसकी बीवी को पता चली, और वो लोग मतलब उस टाइम पे ना बहुत ही लाचार फील कर रहे थे, क्योंकि अब देव कुमार भी भाग गया था और वो पंडित जी भी मतलब उनके साथ नहीं था, उनका सपोर्ट में नहीं था। तो ये लोग फिर अपने हवेली में वापस आ गए, और इन लोगों ने मतलब काफ़ी दिन सोचा और ट्राई किया कि ये लोग वो हवेली ही छोड़ देंगे। जोधराज की बीवी ने अपने गांव के पंडित जी को कांटेक्ट करके बोला कि अगर हम ये लोग हवेली छोड़ देंगे तो फिर शायद ये फिर चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो उस पंडित जी ने बोला कि कलोआ है वो तुम्हारा हर जगह पीछा करेगा। किसी हवेली की बात नहीं है, तुम कहीं पे भी जाओगे ना वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, और जब तक वो तुम्हारे घर के वंश को खत्म नहीं कर देता है वो तब तक खत्म नहीं होने वाला है। या तो तुम्हारा पति मरेगा, नहीं तो तुम्हारा बच्चा मरेगा। फिर उस दिन जोधराज ने डिसाइड किया कि वो अपनी बलि देगा। बेसिकली उसने मतलब सोच लिया था कि अब वो ही सुसाइड करेगा, क्योंकि उसके जान से ज्यादा उसका परिवार उसके लिए इम्पोर्टेंट था, और बाकी आगे की चीजें तो मतलब उसका बेटा संभाल ही लेगा, उनका पूरा कारोबार वगैरह। तो उसके कुछ दिन में ही जोधराज ने अपने घर के छत से कूदकर अपनी जान दे दी, और ये चीज चिंटू की मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वो इतने ज्यादा सदमे में चली गई थी कि वो पूरी चुप हो गई थी। वो मर भी नहीं सकती थी क्योंकि उनका भी बच्चा बहुत छोटा था, उसका ध्यान कौन देता। उस हवेली में फिर चिंटू की मम्मी, चिंटू और बाकी का जो स्टाफ मेंबर्स थे और वो मौसी, वही तीनों रहने लग गए। और रही वो कच्चा कलवा की बात, तो वो अभी भी उसी बगीचे में था, और मौसी उसे रोज देखती थी। रोज वही पैरों के निशान, रोज वही पेड़ पे चढ़ना, हमेशा उस आम का गिरना, जब भी उस पेड़ के पास जाके देखना तो सीटियों की आवाज आना, चिंटू को डरावने सपने आना, ये सब चलता रहा। कट टू प्रेजेंट। हरी यहाँ पे अपने पापा को बोलता है कि फिर चिंटू का क्या हुआ, उसकी मम्मी का क्या हुआ, और वो जो चांद हवेली है वहाँ पे अब कोई क्यों नहीं रहता है, वो तो पूरा मतलब खाली है। हाँ, वहाँ पे सिर्फ एक आदमी ही रहता है। जब भी वहाँ पे जाओ तो वो पता नहीं कहाँ से निकल के आके बोलता है कि यहाँ पे बच्चों का आना मना है, यहाँ पे भूत घूमता है, भूत खा जाएगा बच्चों को। तो हरी के पापा ने बोला कि ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन उसके कुछ सालों में चिंटू, उसकी माँ और वो मौसी तीनों ही एक के बाद एक वो लोग उनकी डेड बॉडीज उस हवेली में ही मिलती गई। और उसके बाद से मतलब सब लोगों ने बोला कि ये जो हवेली है वो हॉन्टेड है, मतलब यहाँ पे कभी जब भी कोई भी बच्चा जाता है तो वो वापस नहीं आता है, और हमेशा वहाँ पे रात के टाइम पे सीटी के बजने की आवाज आती है, और जब भी कोई बच्चा वहाँ पे जाता है तो एक आम अपने आप गिर जाता है। लेकिन वहाँ कोई अगर आम खाने जाए तो वो जाता तो है खाने, लेकिन फिर वापस लौट के नहीं आता। तो इसीलिए तुम और तुम्हारा वो दोस्त गगन, तुम दोनों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो हरी बोलता है ठीक है पापा, हम लोग नहीं जाएंगे। सो गाइज दैट्स इट, दिस इज़ द स्टोरी। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो आपको स्टोरी कैसी लगी, कौन सा पार्ट ज़्यादा स्कैरी लगा, और क्या आपने कभी कच्चा कलवा के बारे में सुना है तो आप मुझे वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। एंड अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना मेरा वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपके पास कोई खुद की हॉरर स्टोरी हो, कोई खुद का ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हो, तो आप मुझे इस मेल ID पर मेल कर सकते हो अपनी इस पूरी स्टोरी, और मैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में उस स्टोरी को सुनाऊंगी। ओके, बाय।